अस्सलाम वालेकुम सामीन इकराम, मैं हूँ सैयद ज़ीशान हैदर। जी सामीन, आप वीलॉग मुख्तलिफ वीलॉग्स का देखते होंगे, उसको फॉलो कर रहे होंगे, अब तज्ज़िया निगारों को मेन स्ट्रीम मीडियम पे देख रहे होंगे। नाज़रीन, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं किसी एक मखसूस ख़बर का तज्ज़िया करने की बजाय कोशिश करूँ कि जो मेरे व्यूअर्स हैं वो बड़ी पिक्चर को समझ सकें कि आखिर हो क्या रहा है। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर से मुतल्लिक है आवाम को, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स किस तरफ जा रही है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। और असल में जो तज्ज़िया निगार का काम होता है कि डॉट से डॉट मिला के अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अपना थीसिस पेश करे आवाम के सामने। और बेशक हमारे पास सारी कुल्ली तौर पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं हो सकती, तो उस सूरत में गलती के चांसेस ज़रूर होते हैं, लेकिन वक्त बताता है कि किसके जो गलतियाँ हैं वो गलतियाँ ही थीं और किसकी जो गलतियाँ थीं वो गलतियाँ नहीं थी। दर हकीकत वो हक़ाइक़ थे या उनका तज्ज़िया ठीक साबित होता है। मैंने अपने पिछले एक वीलॉग के अंदर कहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट टेबल के ऊपर ऑफ़र्स रखती है वो रिवर्सिबल होते हैं, और उसी के ऊपर जो भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो हुकूमत अपोजिशन से, हुकूमत की जो अपोजिंग साइड से, तो उसको या फिर जो रिलीफ मिल रहे हैं अपोजिशन को या मिलते आए हैं रिसेंट हिस्ट्री के अंदर कुछ अरसे के अंदर, उसको आप इस पैमाने पर उसको मैयर कर लीजिए और आपको समझ आ जाएगी कि ये किसकी तरफ से क्या ऑफ़र चल रही है। तो बहरहाल इसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दी थी, और फिर लास्ट में मैंने एक बात की थी, उसी दिन का गालिबन बात है कि जिस दिन शहबाज शरीफ साहब की बेल ग्रांट होने की खबर आई थी कि आज हो गई है, और मैंने कहा था जी कि जिस ये भी लगता है वैसे ही रिवर्सिबल ऑफ़र है, और आज भी शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं तो कल मुमकिन तौर पर दोबारा वो अंदर होंगे, और फिर करनी कुछ ऐसी हुई कि वो बाहर आ ही नहीं सके। बहरहाल तो ये मेरा तज्ज़िया था, और आज भी मैं तज्ज़िया ही करने जा रहा हूँ। एनालिस्ट का काम है तज्ज़िया करना और अपने व्यूवर्स के लिए चीज़ें आसान करना ताकि वह समझ सके बड़ी पिक्चर को, ना कि वह छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर उलझ कर मज़ीद कन्फ्यूज़ हो जाए। तो जनाब, जैसे ही मैंने कहा कि इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो डेस्परेट है, और डेस्परेट होना बनता है नेचुरली। मुल्क के अंदर जो एक वो भी हमारे शहरी हैं, हुब्बल वतन है, और वो मुल्क की जो माशी हालात है, इकॉनमी सिचुएशन बहुत बुरी है, और तकरीबन हर बंदा जानता है, ये कोई ऐसी ढकी छुपी बात नहीं है। इस डेस्परेशन के अंदर आप देख रहे होंगे कि एक वजह FATF का प्रेशर भी है, और फिर आपका बजट स्पेंडिंग, और फिर दीगर। अब मैं इस टेक्निकल जो है उस डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप ये देख लें ये नज़र कैसे आता है। नज़र आने की सबसे बड़ी आपको एक एग्जांपल दे दूँ, जैसे कि भारत के साथ हमारा एक स्टांस काफ़ी अरसे से चल रहा है, और उसके अंदर एकदम से तब्दीलियाँ रोनमा होना शुरू हो जाना और चीज़ें मुख्तलिफ सिमत ले लेना, ये FATF को रिलैक्स करने के लिए या ट्रेड बढ़ाने के लिए, या इसके कुछ पीछे रीज़न्स हैं। चीज़ें खुद से नहीं हुआ करती, उनके पीछे बहुत सारे मामलात हुआ करते हैं। तो ये आपके लिए मैंने एक इंडिकेटर आपको दिया है, एक आपको टेस्ट दिया है, जिससे आप थोड़ा समझ सकें कि डेस्परेशन का लेवल कहाँ पहुँच चुका है। यहाँ से थोड़ा सा आगे चले तो आप ये देखें कि अब तो डेस्परेशन तो हो गई, अब पॉलिटिकल चेंजेस जो रिक्वायर्ड हैं एस्टेब्लिशमेंट को इस इकॉनमी को रिवाइव करने के लिए, उसकी राह में सबसे बड़ी रुकावट पंजाब यानी कि मियाँ साहब हैं। मियाँ साहब को जो पीछे बहुत सारी ऑफ़र दी की कोशिश की गई, लेकिन मियाँ साहब उसी नज़रिए पे अभी तक फ़िलहाल कायम है कि जो लाते हैं फिर बड़े रुसवा करके निकालते भी हैं। तो इस बार जो है मैं ट्रुथ एंड रिकॉन्सिलिएशन चाहता हूँ, और हतमी तौर पर सामने चीज़ें आ जाए। हो सकता है कि मैं नारा दे दूँ, हो सकता है मैं रिकॉन्सिलिएशन की तरफ चला जाऊँ, लेकिन पहले हक़ाइक़ खुलकर आवाम के सामने आना चाहिए, जो कि आपको पता है बड़ा मुश्किल काम है कि ये पाकिस्तान के अंदर होना, हक़ाइक़ का सामने आना, इस पर हक़ाइक़ का सामने आना, इन्वेस्टिगेशन को खुलकर सामने आना, चीज़ों को सुलझाना और आवाम को मुतल्ला कर। इस बारे में आगे थोड़ी सी बात करता हूँ। तो अब ये तो नहीं हो पा रहा। आखिरी जो तीर चलाया गया वो जहांगीर तरीन, और फिर जो आपको पता है अनरेस्ट की सिचुएशन है, महसूस ये होता है कि ये भी उसी की एक कड़ी है कि अगर डायरेक्टली ये सिचुएशन क्रिएट नहीं की गई तो कम से कम ऐसे हालात जो ऐसे पैदा किए गए जो ऐसे मामले के लिए मुवाफिक थे। मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इस वक्त बहुत सेंसिटिव इशू है। बहरहाल आपको समझाने के लिए मैं कड़ियाँ जोड़ रहा हूँ, और मैं सिर्फ पॉलिटिकल एंगल से इस पूरी मंजरनामे की तस्वीर कशी करने की आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ। तो अब जहांगीर तरीन वाला जो चारा है वो भी मियाँ साहब ने नहीं उठाया, उनकी पार्टी ने नहीं उठाया, और उनका मिसट्रस्ट कायम है, और वो समझते हैं कि ये भी हमें एक दफ़ा फिर सिस्टम में लाने की कोशिश है। अब चॉइसेस क्या रह जाती हैं। अब हालात अगर बहुत ज़्यादा खुदा न खास्ता बिगड़ जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ेगा, री इलेक्शन कॉल करने पड़ेंगे ताकि मामलात कंट्रोल में आए।
लेकिन अगर खान साहब रिज़ाइन नहीं करते फिर क्या होगा? फिर देखिए जी, अनफॉर्चुनेटली जब हमारे कुछ लीडरान डट जाते हैं और वो अपने मौक़िफ़ में तब्दीली करने को तैयार नहीं होते, तो हमारे सामने हिस्ट्री में भुट्टो साहब भी मौजूद हैं। और फिर आप देख लें कि मोहतरमा ने भी एक जगह पर स्टैंड लेने की कोशिश की, फिर उनका भी आपके सामने आपको पता है क्या हुआ। इसी तरह फ़ातिमा जिन्ना के बारे में लियाकत अली खां का जो साथ जो हुआ, आज तक वो गुत्थी सुलझ नहीं सकी। कितने बड़ी हस्तियां जो हैं हम में नहीं रहीं और उनके ज़िम्मेदार कौन थे। ये खुद से एक दलील है, खुद से एक निशानी है। जैसा कहते हैं ना कि समझने वालों के लिए बहुत सारी निशानियाँ मौजूद हैं। तो आप समझ जाइए कि भाई मेरा कहने का क्या मकसद है। तो खुदा न खास्ता अल्लाह ताला हमारे प्राइम मिनिस्टर को उम्र खिज़र अता करे और उनकी सेहत और लंबी ज़िंदगी के लिए मैं दुआ गो हूँ। लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा चांसेस हमारे मुल्क में होते आए हैं, तो इसको एज ए तज्ज़िया आप लें। तो एंड रिज़ल्ट क्या? एंड रिज़ल्ट ये है जी कि किसी तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम रिबूट किया जाए, री इलेक्शंस किए जाएं। अब री इलेक्शन करने में क्या सिचुएशन बनती है? री इलेक्शन होते हैं चाहे एक रिज़ाइन से या किसी और तरह, या सिस्टम को एक दफ़ा रिबूट खुद से कर दिया जाता है, यानी कि मार्शल लॉ लग जाता है, खुदा न खास्ता, जो कि हमारे मुल्क के लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ हो जाती है और सपोज कर लीजिए कि दोबारा इलेक्शन कॉल हो जाते हैं, अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी PMLN के लिए। मियाँ साहब के सामने दो सिचुएशंस हों कि वो फिर 2008 की सिचुएशन में जाके खड़े हो जाएंगे कि जिस वक्त जो सिस्टम है उस पर उनका ट्रस्ट नहीं है, लेकिन इलेक्शन भी लड़ने हैं। वो इलेक्शन लड़ने का प्रेशर तो उनकी पार्टी से इतना ज़्यादा आना है कि शायद मियाँ साहब अब तो खड़े हो रहे हैं कि भी नहीं, हमने नहीं साथ देना, हमने सिस्टम का पार्ट नहीं बनना। लेकिन उस वक्त सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाएगी, इलेक्शन सर पर होंगे, दो चॉइसेस होंगी, इलेक्शन कॉन्टेक्स्ट करें इसी सिस्टम पर डिपेंड करते हुए, बेशक आपको कालियाँ पट्टियाँ बांध कर इलेक्शन लड़ने पड़े, ठीक है, या दूसरी तरफ आप आइसोलेशन में जाएं और फिर खुला ग्राउंड छोड़ दें पीपल्स पार्टी और दीगर अब और जो उस वक्त ग्रीन आइड बेबी जो भी होगा उसके लिए। तो अब वो सिचुएशन के अंदर आप क्या करेंगे? या तो मियाँ साहब ये करेंगे कि आप हाथ जोड़ लेंगे, ठीक है, या उनके हाथ में, सॉरी जोड़ने का माफ़ी चाहता हूँ, हाथ मिला लेंगे जिनसे मिलाते हैं। 2013 जो है वो रिप्ले हो जाएगा, ठीक है। और अगर वो हाथ नहीं मिलाते और फिर भी कब अपनी जो इलेक्शन भी लड़ते हैं और फिर अपनी पार्टी के प्रेशर के आगे नहीं ठहर सकते और फिर इलेक्शन में शामिल होने मजबूर हो जाते हैं, इलेक्शन लड़ लेते हैं उसी टर्म्स पे, तो फिर 2018 रिप्ले हो जाएगा। तो वो कहते हैं दोनों सूरतों के अंदर मियाँ साहब को जो है वो इस तरह घेर लिया जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर उस वक्त क्या होगा, मैं आपको आज फॉरसाइट दे रहा हूँ कि उस वक्त, और फिर उस वक्त जो ग्रीन आइड बेबी होगा, पीपल्स पार्टी के भी चांसेस अगर उनके साथ कोई ख़ास उनका चल गया, लेकिन ट्रस्ट फैक्टर मेरे ख्याल से अब वो नहीं रहा। और मियाँ साहब अगर हैंड शेक करने को तैयार भी हो जाते हैं, तो अब दूसरी तरफ से शायद मियाँ साहब और उनकी जो साहबजादी हैं उनकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका है जी, बहुत चीज़ें हो चुकी हैं, हो सकता है वो एक्सेप्टेबिलिटी ना हो। तो 2018 रिप्ले हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ चेंज होगी कि उस मंजरनामे में खान साहब नहीं होंगे। अब खान साहब की जगह कौन लेगा? इस पार्टी की क़यादत कोई और लेगा या कोई नई पार्टी फॉर्म कर ली जाएगी? जहांगीर तरीन होंगे या शाह महमूद होंगे? इस पे मैं इनकी शख्सियात का, उनके चांसेस पर कि वो होंगे, ये तजिया मैं किसी और व्लॉग में करूँगा। लेकिन इस वक्त जो है इतना ही है कि आप देख लीजिए कि ये मुमकिन आउटकम है फ्यूचर की, ये इसका बैकग्राउंड है। और फिर पंजाब, एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि पंजाब इस वक्त फोकस क्यों है, अब नहीं है, काफ़ी अरसे से। जो भी सानिया खुदा न खासा होता है, मॉडल टाउन होता है पंजाब के अंदर, क्यों? उसके बाद आपका धरने होते हैं, वो भी आपके फैज़ाबाद, और फैज़ाबाद की तो खूबसूरत एक लोकेशन ऐसी भी है कि वो रास्ता है पिंडी से इस्लामाबाद जाने के लिए। पिंडी से तो आप खुद समझ आइए, मैं पिंडी से कुछ और कहना चाह रहा हूँ और शायद आप समझ भी रहे होंगे। तो उसकी एक सिंबॉलिक एक मैंने तस्वीर कशी की है। तो खैर, तो पंजाब इज़ द बैटल ग्राउंड, और वहाँ पर जो तंजीम उठती है जो कि चैलेंज करती है नून लीग की हुकूमत को, उसका जो लीडर होता है वो भी पंजाबी होता है और पंजाब में बात करता है। और आज मरीम नवाज़ जो कनेक्ट कर पा रही हैं पंजाबियों से, क्योंकि पंजाबी बोलती हैं। बेनज़ीर भुट्टो के पास ये कमज़ोरी थी
कि वो उर्दू या पंजाबी ज़बान में बात करना उनके लिए दुश्वार था, इस वजह से वो कनेक्ट नहीं कर पाती थी। ये एडवांटेज मरीम नवाज़ को। बहरहाल हम इस बहस में फिर कभी बहस करेंगे पार्टीज़ को, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को। मैंने इस वक्त मंजर आपके आसानी के लिए मंजर कशी की है कि इस वक्त मुमकिन फ्यूचर आउटकम्स ये हो सकते हैं और कोई अच्छे हालात नज़र नहीं आ रहे होते हुए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के चांसेस कम होते जा रहे हैं अगर ये रूट रहता है। वरना दूसरा रूट जो एक लास्ट पिछला वीलॉग को अगर आप देखें तो मैंने जो सजेस्ट किया था कि टाइम गुजरने दें, मियां साहब को जिनसे तकलीफ़ हैं वो लोग रिटायर हो जाएंगे, किसी तरह टाइम इसी तरह लड़ते झगड़ते रोते पीटते गुजरेगा और उसके बाद जब इलेक्शन आएंगे तो फिर एक नई बिसात बिछी जाएगी। ये एक अच्छा आउटकम होगा। और खुदा न खासा जिसकी बात मैंने पहले की है कि सिस्टम या खान साहब के साथ खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है या वो रिज़ाइन कर देते हैं या इलेक्शन दोबारा कॉल हो जाते हैं और उससे पहले हालात बहुत बिगड़ जाते हैं, ये मुल्क के लिए जी बहुत नुकसानदेह है। मैं भी पाकिस्तानी हूँ और आप भी यकीनन इस मुल्क से मोहब्बत करते होंगे। ये हमारे नुकसान सिर्फ मुल्क का हो रहा है और हमारा नुकसान हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे जो करता धरता हैं और जो लोग ताकत रखते हैं उनको नेक हदायत दे, उनको शऊर दे कि इस मुल्क पर रहम करें। आज के लिए इतना ही। सैयद ज़ीशान हैदर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।